Hello everyone. Today we will discuss MCQs on fiber optics. That is part 1. क्वेश्चन नंबर 1 है, MCQ स्टार्ट करने से पहले एक बार सभी लोग फाइबर ऑप्टिक्स को रिवाइज कर लेना। मैंने ऑलरेडी फाइबर ऑप्टिक्स की सभी टॉपिक की वीडियो अपने चैनल पर अपलोड की हुई है, तो एक बार उन्हें देख लेना, किसी को कोई डाउट हो तो किसी टॉपिक में। ठीक है भाई, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज द प्रिंसिपल ऑफ फाइबर ऑप्टिकल कम्युनिकेशन। तो हमें पता है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है, फाइबर ऑप्टिक्स हमारी TIR को फॉलो करती है, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है? टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की कंडीशन क्या है? कंडीशन, पहली कंडीशन है कि रे डेंसर से रेयर मीडियम में जानी चाहिए। इंसिडेंट एंगल या तो क्रिटिकल एंगल होना चाहिए या क्रिटिकल एंगल से ज्यादा होना चाहिए, तभी वो रे किसको, TIR को फॉलो करेगी। क्रिटिकल एंगल क्या होता है? जब कोई रे डेंसर से रेयर मीडियम में जाती है तो एक पर्टिकुलर इंसिडेंट एंगल पर, मान लो एक पर्टिकुलर एंगल ऑफ इंसिडेंट है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आपका 90 हो जाता है, यानी कि थीटा I इक्वल टू थीटा C व्हेन थीटा R बिकम 90। ठीक है भाई, जब आपका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन 90 हो जाएगा तो उस इंसिडेंट एंगल को हम बोलते हैं क्रिटिकल एंगल। ठीक है भाई, अब जैसे ही आप एंगल को, इस इंसिडेंट एंगल को क्रिटिकल एंगल से थोड़ा ज्यादा करोगे तो लाइट क्या होगा? लाइट उसी मीडियम में लौटकर वापस आ जाएगी। इसको बोलते हैं हम TIR। तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के लिए रे डेंसर से रेयर में जानी चाहिए। दूसरा, एंगल ऑफ इंसिडेंट आपका क्रिटिकल एंगल से ज्यादा या उसके बराबर होना चाहिए। अगर पूरा TIR देखना है तो वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन थीटा C होगा। क्लियर है भाई? तो फाइबर ऑप्टिक्स या ऑप्टिकल फाइबर हमारा किस प्रिंसिपल में बेस्ड होती है? ये बेस्ड होती है हमारी TIR पर, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्शन C इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन ऑप्टिकल फाइबर द कोडेड इंफॉर्मेशन प्रोपोगेट इन द फॉर्म ऑफ। फाइबर है क्या? फाइबर फ्लेक्सिबल केबल है, एक ऐसी फ्लेक्सिबल केबल है जिसमें सिग्नल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसफॉर्म होते हैं TIR को फॉलो करते हुए विद मिनिमम लॉस। इसमें कितने पार्ट होते हैं? इसमें 3 पार्ट होते हैं। इनरमोस्ट पार्ट को हम बोलते हैं कोर, उसके जो आउटर में पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं क्लैडिंग, और इसके जो आउटर मोस्ट में पार्ट होता है उसे हम बोलते हैं जैकेट। कोर में सिग्नल ट्रांसफॉर्म करते हैं, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 होता है। क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ2 होता है, और μ2 इज ऑलवेज लेस देन μ1। तो कोर जो है डेंसर की तरह बिहेव करती है, और क्लैडिंग कैसे बिहेव करती है? हमारी क्लैडिंग रेयर की तरह बिहेव करती है। क्लैडिंग का इतना काम है कि ये TIR को फॉलो कराती है। जैकेट आउटर मोस्ट सरफेस है, जो एटमॉस्फेरिक जो इफेक्ट होते हैं मॉइस्चर वगैरह, उनसे इसको प्रोटेक्ट करती है। ठीक है भाई, तो वो कहता है कि ये जो ऑप्टिकल फाइबर है, मैंने अगर इसकी बात करूं, ये कोर हो गई आपकी, कोर के दोनों तरफ ये क्लैडिंग हो गई, ये पार्ट हमने क्लैडिंग बना दिया, ये फाइबर एक्सिस हो गई। तो एक सिग्नल को आपने इंसिडेंट किया, ये सिग्नल TIR को फॉलो करते हुए ऐसे फाइबर के अंदर प्रोपोगेट कर रहा है। तो ये सिग्नल जो जा रहा है वो पूछ रहा है कि वो सिग्नल कैसे ट्रांसमिटेड होता है। ठीक है भाई, तो सिग्नल कैसे ट्रांसमिटेड होता है? पल्स फॉर्म में, लाइट पल्स। तो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन। इन ऑप्टिकल फाइबर जो सिग्नल वन प्लेस टू अनदर प्लेस ट्रांसमिटेड होता है वह पल्स फॉर्म में ट्रांसमिटेड होता है, दैट इज लाइट पल्स। तो ऑप्शन B इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कोर ऑफ द
ग्लास फाइबर इज मेड अप ऑफ, जो कोर होती है, जो इनरमोस्ट पार्ट है जिसमें सिग्नल ट्रांसमिटेड होता है, वो ग्लास फाइबर में किसकी बनी हुई होती है? तो वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो ग्लास फाइबर में जो कोर होती है वो बनी होती है आपकी सिलिकॉन ऑक्साइड की। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन द इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर इन द फॉर्म ऑफ लाइट विद द हेल्प ऑफ, मतलब जो सिग्नल में इंफॉर्मेशन ट्रांसमिटेड होती हैं लाइट की फॉर्म में, वो किसकी हेल्प से होती हैं? तो वो किसकी हेल्प से होती हैं? ऑप्टिकल फाइबर केबल। उसको क्या बोलते हैं हम? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन द स्ट्रक्चर ऑफ फाइबर ऑप्टिकल केबल द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ कोर इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। तो हमेशा कोर हमारा कैसे बिहेव करता है? कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम μ1 मानते हैं। कोर हमारा हमेशा डेंसर की तरह बिहेव करता है, और μ2 इज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग, वो हमेशा रेयर की तरह बिहेव करता है। तो हमेशा कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से क्या होता है? ज्यादा होता है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाता है हमारा? ऑप्शन सी, ग्रेटर देन द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ क्लैडिंग। μ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन μ2। बट TIR तभी फॉलो होगा जब रे डेंसर से रेयर में जाएगी, और सिग्नल हमारे कहां इंसिडेंट हो रहे हैं? कोर एक्सिस पर। तो कोर से किसकी तरफ जा रहे हैं? इस क्लैडिंग की तरफ जा रहे हैं, जो आउटर मोस्ट में क्लैडिंग है, इसमें ये क्लैडिंग है इसकी तरफ। ठीक है, तो कहां जा रहे हैं? क्लैडिंग की तरफ जा रहे हैं। तो डेंसर से किस में जा रहे हैं वो सिग्नल इस क्लैडिंग में जा रहे हैं। ये क्लैडिंग है आपकी। ठीक है, इसके इधर भी क्लैडिंग है। तो आपने सिग्नल को इंसिडेंट किया, कुछ सिग्नल आप इधर से इंसिडेंट कर रहे हो, कुछ सिग्नल आप उधर से इंसिडेंट कर रहे हो। ठीक है, तो ये सिग्नल ऐसे आया, तो कुछ सिग्नल ऐसे होंगे जो ऐसे आएंगे। तो कोर से क्लैडिंग की तरफ जाते हैं तो TIR तभी फॉलो होगा जब डेंसर से किस में जाएं? रेयर में जाएं। तो कोर कैसे बिहेव करेगी? डेंसर की तरह। क्लैडिंग कैसे बिहेव करेगी? रेयर की तरह। तो μ1 इज ऑलवेज ग्रेटर देन μ2। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in the structure of a fiber which component provide additional strength and prevent the fiber from the damage। तो कौन सा ऐसा पार्ट है ऑप्टिकल फाइबर का जो उसे स्ट्रेंथ और इसकी प्रिवेंट करता है उसे फ्रॉम एनी डैमेज, किसी भी डैमेज से उसको बचाता है? तो वो कौन सा है बच्चों? आपका बफर कोटिंग। जो हम कोटिंग करते हैं वो उसकी क्या करती है? स्ट्रेंथ को इंक्रीज करती है। ठीक है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। जो लास्ट में हम जिसके कोर क्लैडिंग के ऊपर जो एक कोटिंग करते हैं, बफर कोटिंग जिसे बोलते हैं हम, वो उसकी प्रिवेंट करती है, जिसे हम जैकेट भी बोलते हैं। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, तो वो मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट हमने पढ़ा है कि भाई अगर एक कोर है, ये हमने एक कोर बनाई, इसके बाउंड दोनों तरफ क्या है? आपकी क्लैडिंग है। ये मैंने दोनों तरफ इसके क्लैडिंग बना दी। तो हमने देखा कि जब हम इसकी एक्सिस पे, जो कोर एक्सिस है, इस पे सिग्नल को इंसिडेंट करते हैं तो एक मैक्सिमम एंगल ऑफ इंसिडेंट तक ये कोर सिग्नल को एक्सेप्ट करती है, या फिर जब ये कोर इस कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे जो एंगल बनाए वो क्रिटिकल एंगल हो जाए, थीटा सी के बराबर हो जाए, तब हम उस इंसिडेंट एंगल को बोलते हैं एक्सेप्टेंस एंगल। इसे थीटा ए से डिनोट करते हैं। वो मैक्सिमम एंगल एट द कोर इंटरफेस जिसके अंदर जितने भी सिग्नल डाले जाएं, इसमें जितने भी सिग्नल आप इंसिडेंट करोगे सारे के सारे TIR को फॉलो करते हुए आगे प्रोपोगेट करेंगे कि वो कोर क्लैडिंग इंटरेस्ट, वो मैक्सिमम एंगल अगर थीटा ए है, लास्ट एंगल थीटा ए है, तो वो कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे क्रिटिकल एंगल बनाना चाहिए। तो इस इंसिडेंट मैक्सिमम एंगल को हम क्या बोलते हैं? एक्सेप्टेंस एंगल बोलते हैं। तो दैट इज वेव गाइड एक्सेप्टेंस एंगल। ऑप्शन डी इज द
राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ऑन द बेसिस ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ कोर एंड लाइट प्रोपोगेशन इनसाइड द कोर देयर आर, तो कितने प्रकार के फाइबर होते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स प्रोफाइल ऑफ कोर के बेस पर। ठीक है भाई। तो स्टेप इंडेक्स सिंगल मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर, स्टेप इंडेक्स ग्रेडेड मोड फाइबर। तो हमारे कितने प्रकार के हो जाते हैं, ये 3 टाइप्स के हो जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द टर्म सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। सिंगल मोड का मतलब क्या है कि सिंगल मोड का मतलब है कि ये जो फाइबर की कोर है इसमें जो सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं वो सिंगल मोड यानी कि एक ही सिग्नल ट्रांसमिटेड करे, मल्टी मोड यानी कि मोर देन वन सिग्नल ट्रांसमिटेड करें। इस प्रकार की फाइबर को बोलते हैं हम सिंगल मोड एंड मल्टी मोड फाइबर। तो ये जो है किसको सपोर्ट करता है, बस एक ही जो लाइट सिग्नल है मोर देन वन जाएगा, और किसके अकॉर्डिंग डिफाइन होंगे उसे, वेवलेंथ के, उनकी वेवलेंथ के अकॉर्डिंग। तो किस पे डिपेंड हो गया, वन सिग्नल जा रहा है यानी कि वन वेवलेंथ जा रही है, मोर देन वन सिग्नल जा रहा है यानी कि मोर देन वन वेवलेंथ जा रही है। भाई अलग अलग सिग्नल को किससे डिफाइन करोगे, उसकी वेवलेंथ से। तो नंबर ऑफ वेवलेंथ ईच फाइबर कैन सपोर्ट। सिंगल मोड का मतलब है कि उस टाइम पर ये कितनी वेवलेंथ को सपोर्ट कर रहा है, यानी कि एक वेवलेंथ को सपोर्ट कर रहा है। मल्टी मोड यानी कि उस टाइम पर जब ये हमने मल्टी मोड फाइबर बनाया तो कितनी वेवलेंथ को सपोर्ट कर रहा है, 1 सिग्नल जा रहा है, 2 सिग्नल जा रहे हैं, 3 सिग्नल जा रहे हैं, 4 सिग्नल जा रहे हैं। तो ये सिंगल मोड और मल्टी मोड से हम क्या बताते हैं कि ये जो फाइबर है ये कितनी वेवलेंथ को सपोर्ट कर रहा है प्रोपोगेट करने के लिए। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, the cladding which surrounds the fiber cord। जो क्लैडिंग है जो फाइबर की कोर के सराउंडेड होती है वो उसका क्या यूज है, इज यूज टू रिड्यूस ऑप्टिकल इंटरफेरेंस, इज यूज टू प्रोटेक्ट द फाइबर, एक्ट्स टू हेल्प गाइड द लाइट इन द कोर एंड इंश्योर दैट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रिमेन्स कांस्टेंट। तो इसका कोर का क्या काम है, जो ये क्लैडिंग है कोर के दोनों तरफ जो एक क्लैडिंग होती है, ये जो क्लैडिंग है हमने दोनों कोर के दोनों तरफ जो क्लैडिंग बनाई है, ये क्लैडिंग जो है, इस क्लैडिंग का काम क्या है, क्लैडिंग कैसे बिहेव करती है, क्लैडिंग बिहेव करती है एज ए रेयर मीडियम। अगर क्लैडिंग नहीं होगी तो सिग्नल कोर में से जो डेंसर रेयर क्लैडिंग की तरफ आएगा वो टीआईआर को फॉलो नहीं करेगा, आगे प्रोपोगेट नहीं करेगा। ठीक है भाई। तो टीआई इसका काम क्या है, इसका काम है टीआईआर, क्लैडिंग का काम है टीआईआर को फॉलो कराना, यानी कि सिग्नल को आगे प्रोपोगेट करने के लिए क्या करना, गाइड करना। भाई टीआईआर फॉलो होगा तभी तो सिग्नल आगे प्रोपोगेट करेगा। तो या तो टीआई लिख देंगे टीआईआर को फॉलो कराना, या फिर सिग्नल को फाइबर कोर में प्रोपोगेट करने के लिए गाइड करना। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, in step index multimode optical fiber there are many path for optical signal because the, वो पूछ रहा है कि स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में बहुत सारे पाथ होते हैं सिग्नल को ट्रांसमिटेड होने के लिए, उसका रीजन क्या है, उसका रीजन है द डिफरेंस बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बिटवीन द कोर एंड क्लैडिंग इज लार्ज and critical angle at the core and cladding boundary is small। समझ में आ गया। जो हमारा ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। इसका मेन रीजन ये होता है कि भाई स्टेप इंडेक्स मल्टीमोड फाइबर में बहुत सारे सिग्नल एक साथ प्रोपोगेट करते हैं। उसका रीजन ये है कि जो कोर और क्लैडिंग है उनके बीच में जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लार्ज है, डिफरेंस जो है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का, यानी कि n1 इज ग्रेटर देन n2। refractive index of core is larger than the n2। ठीक है। और जो क्रिटिकल एंगल बनता है कोर क्लैडिंग इंटरफेस पे यहां पर वो बहुत
छोटा बनता है। इस कारण से बराबर में बहुत सारे क्रिटिकल एंगल बनते चले जा रहे हैं और हमारे सिग्नल TIR को फॉलो करते हुए चले जा रहे हैं। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज गिवन बाई। तो नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंसी की बात करें ऑप्टिकल फाइबर में, तो नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंसी हमारी होती है B = 2πA अपॉन लैम्डा रूट μ1² माइनस μ2²। दिस इज द नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंसी ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर। ये नॉर्मलाइजेशन फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वेवलेंथ, जो इंसिडेंट वेवलेंथ है उस पर इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रूट μ1² माइनस μ2²। कोर के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर माइनस क्लैडिंग के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के स्क्वायर रूट के प्रोपोर्शनल होती है। ठीक है भाई, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। द इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन कैपेसिटी इज मोर इन। इंफॉर्मेशन जो हम सिग्नल से भेजते हैं वो ट्रांसमिशन की कैपेसिटी किसकी ज्यादा होती है, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर की, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर की, ग्रेडेड इंडेक्स मल्टी मोड फाइबर की, या ऑल आर करेक्ट। तो ये किसकी ज्यादा होती है, इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन की कैपेसिटी सिंगल मोड की, सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। क्यों भाई, क्योंकि उसमें एक ही सिग्नल एक बार में जाता है। सिंगल मोड फाइबर में कोर के थ्रू आप एक टाइम में कितने सिग्नल को ट्रांसमिट करते हो, एक सिग्नल को। ठीक है, तो सिंगल मोड ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अप्रोक्सीमेटली व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी लिमिट ऑफ द ऑप्टिकल फाइबर। ऑप्टिकल फाइबर की फ्रीक्वेंसी लिमिट कितनी होती है, 40 गीगाहर्ट्ज। ठीक है भाई, तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन डी। ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए सिंगल मोड फाइबर हैज लो इंटरमोडल डिस्पर्सन देन मल्टी मोड फाइबर बिकॉज। मॉडल डिस्पर्सन है क्या, इंटरमोडल डिस्पर्सन है कि अगर ये सिग्नल है, एक सिग्नल है, आपने एक दो सिग्नल को, अगर मैं मल्टी मोड फाइबर की बात करूं, मान लो आपने एक साथ दो सिग्नल को इसमें फाइबर में भेजा, तो ये जो सिग्नल फाइबर में जा रहे हैं धीरे धीरे चलते हैं, तो इनमें क्या होती है, ब्रॉडिंग होती है। ब्रॉडिंग मतलब डिस्पर्सन। ब्रॉडिंग के कारण ये जब आउटपुट मिलता है तो सिग्नल एक दूसरे को क्या करने लगते हैं, ओवरलैप करने लगते हैं। सिग्नल एक दूसरे को क्या करने लगे, धीरे धीरे जब सिग्नल इस ऑप्टिकल फाइबर में प्रोपोगेट करते हैं वन एंड टू अनदर एंड, तो सिग्नल धीरे धीरे ब्रॉड होते हुए चले जाते हैं। लास्ट में जब आउटपुट मिलता है तो वो ये मिलता है कि दो जो सिग्नल तुमने अलग अलग भेजे थे, λ1 और λ2, ये λ1 और λ2 एंड में जाकर एक दूसरे को ओवरलैप करने लगे। ठीक है भाई, जब ओवरलैप कर रहे हैं तो ओवरलैपिंग की को ही क्या बोलते हैं हम, डिस्पर्सन बोलते हैं। ठीक है, तो सिंगल मोड फाइबर और मल्टी मोड फाइबर में, सिंगल मोड में क्यों होता है लॉर्ड, क्योंकि सिंगल मोड में सिर्फ एक ही सिग्नल एक टाइम पर जाता है। सिंगल मोड में जब एक ही, वहां पर ओवरलैपिंग बहुत कम हो जाती है। तो इसका मतलब क्या है, ए सिंगल मोड हैज लेस डिस्पर्सन। ऑप्शन ए सिंगल मोड है लार्जर डिस्पर्सन, नहीं, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी इन स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, ऑप्शन सी। तो बोथ ए एंड सी आर करेक्ट। क्लियर है भाई। अगर हम बात करें मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर, जो इसने बोला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी स्टेप बाय स्टेप, तो स्टेप बाय स्टेप होता है हमारा ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में जो कोर बनाई जाती है ना, ऑप्शन सी जो है, वो कोर जो बनाई जाती है उस कोर को इस तरह से बनाया जाता है कि उसका कोर एक्सिस पर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लो आपका n1 है। जैसे ही आप कोर से इधर चलोगे, आउटवर्ड चलोगे या इधर चलोगे, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता चला जाता है। मान लो एक नेक्स्ट लेयर है ये वाली, इसके बराबर में एक और लेयर है, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया n1 प्राइम, तो
N1 प्राइम इज लेस देन N1, तो यानी कि सिग्नल जब यहां आएगा तो इससे भी TIR को फॉलो करता हुआ आगे प्रोपोगेट करेगा। अब आपने एक और लेयर ले ली अगले वाली, इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया आपने N2 प्राइम, और N2 प्राइम इज लेस देन N1 प्राइम, तो यानी कि सिग्नल इसमें भी TIR को फॉलो करता हुआ आगे चलेगा। तो अब जब आउटपुट पे सिग्नल पहुंचेंगे डिफरेंट रिफ्रैक्टिव होने के कारण, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होने के कारण, जब वो आउटपुट पे पहुंचेंगे तो सेम टाइम पर पहुंचेंगे, तो उनमें ओवरलैपिंग होने की संभावना क्या हो जाएगी, प्रोबेबिलिटी कम हो जाएगी। ठीक है, और ओवरलैपिंग ही हमारा डिस्पर्सन है। तो द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विल बी स्टेप बाय स्टेप। अगर आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स स्टेप बाय स्टेप है, स्टेप बाय स्टेप चेंज हो रहा है, तब भी आपका इंटरमोडल डिस्पर्सन आपका कम होगा। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ डज द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वेरी इन ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। अभी मैंने बात की थी ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्या होता है कि ये जो कोर है और ये जो कोर एक्सिस है, इस कोर एक्सिस का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स N1 है, और जैसे हम इससे आगे चलेंगे हर स्टेप का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, डिक्रीज करता हुआ चला जाएगा। ठीक है, तो कैसे डिक्रीज होता है, रेडियली। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। N1 है, N1 मैं इधर लिख देता हूं, N1 ग्रेटर देन N1 प्राइम, ग्रेटर देन N2 प्राइम, ग्रेटर देन N3 प्राइम, ओ सॉरी N1 प्राइम, N1 डबल प्राइम, N1 ट्रिपल प्राइम, N1 4 प्राइम एंड सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा आपका, ग्रेटर देन N2। N2 क्या है, क्लैडिंग का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो N1 सबसे ज्यादा होगा, उसके बराबर में जो लेयर होगी उसका N1 प्राइम होगा, उससे कम होगा, फिर उससे कम, उससे कम, उससे कम, और N2 का सबसे कम। ऐसे ही इधर की तरफ होगा। तो जैसे ही कोर एक्सिस से हम आगे बढ़ेंगे कोलैडिंग की तरफ, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रेडियली डिक्रीज होता हुआ चला जाएगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मोर डिस्टॉर्शन। किसमें सबसे ज्यादा डिस्टॉर्शन होता है, सिंगल स्टेप इंडेक्स फाइबर, ग्रेडेड, मल्टी मोड या ग्लास फाइबर। तो हमारा सबसे ज्यादा किसमें होता है, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। डिस्टॉर्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में होगा, क्योंकि उसमें एक साथ मोर देन वन सिग्नल ट्रांसमिटेड होते हैं। ठीक है भाई, ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन विच ऑफ द फॉलोइंग देयर इज नो डिस्टॉर्शन। कौन सा ऐसा है इनमें से जिसमें डिस्टॉर्शन बिल्कुल नहीं होता, वो कौन सा है, ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर जो है उसमें डिस्टॉर्शन कितना होता है हमारा, 0 होता है। ठीक है भाई, क्वेश्चन है ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में क्यों नहीं होता। देखो भाई, ये अगर मैं ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर की बात करूं, अभी मैंने डिस्कस किया था, तो कोर एक्सिस पर मैक्सिमम होता है। ये यहां पर एक लेयर है, जो लेयर यहां से जाएगी वो पाथ तो कम चलेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा होने के कारण वेलोसिटी कम होगी। लेकिन जो इस वाले लास्ट वाली लेयर से ट्रांसमिटेड होगी वो रे पाथ ज्यादा चलेगी, लेकिन उसकी वेलोसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। इस कारण से वो दोनों जब आउटपुट पे पहुंचेंगी तो क्या होगा, सेम टाइम पर पहुंचेंगे। आउटपुट पे पहुंचेंगी तो क्या पहुंचेंगी, सेम टाइम पे पहुंचेंगी, इसलिए उनमें क्या होगी, दोनों में ओवरलैपिंग नहीं होगी। ठीक है, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर में डिस्टॉर्शन क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोनों की दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगी। एक की वेलोसिटी ज्यादा है तो वो पाथ ज्यादा चल रही है, एक की वेलोसिटी कम है तो वो पाथ कम चल रही है। इस कारण से आउटपुट पे दोनों सेम टाइम पर पहुंचेंगी, तो वहां पर ओवरलैपिंग नहीं होगी। और लास्ट वाले क्वेश्चन में क्या था, लास्ट वाले में था कि मोर डिस्टॉर्शन मल्टी मोड में,
क्योंकि मल्टी मोड में बहुत सारे सिग्नल एक साथ जाते हैं और लास्ट में जाके क्या करते हैं, वो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पर पहुंचते हैं। जब एक साथ उन्हें भेजते हो तो डिफरेंट डिफरेंट टाइम पे पहुंचे तो वो क्या होंगे, उनमें ओवरलैपिंग होगी। ठीक है, तो यहां पर डिस्टॉर्शन ज्यादा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर हैज larger core diameter and larger numerical aperture, larger core diameter and small, larger core diameter and small, small core diameter and small numerical aperture। ठीक है, तो इसमें क्या होता है भाई, कोर तो हमेशा लार्जर रहता है, कोर की डायमीटर हमेशा लार्जर एंड लार्जर न्यूमेरिकल अपर्चर। इसमें मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर में दोनों क्या होते हैं, हमारे लार्ज होते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। इसमें कोर की डायामीटर भी लार्ज होती है और इसमें जो न्यूमेरिकल अपर्चर आता है Na, वो भी लार्ज होता है, क्योंकि Na क्या होता है आपका, Na होता है रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। ठीक है, तो कोर की डायमीटर लार्ज और न्यूमेरिकल अपर्चर भी आपका लार्ज इन मल्टी मोड स्टेप इंडेक्स फाइबर। ठीक है भाई, नेक्स्ट है आपका, इन सिंगल मोड फाइबर विच इज द मोस्ट बेनिफिशियल इंडेक्स प्रोफाइल। अगर सिंगल मोड फाइबर की बात करें तो इनमें से कौन सा बेस्ट फाइबर है, ये हमें पता है ना। तो सबसे बेस्ट कौन सा रहता है आपको पता है, ग्रेडेड। अभी हमने बात की थी ग्रेडेड, तो ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर इज द बेस्ट। तो ग्रेडेड कौन सा होता है, ग्रेडेड होता है जिसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कोर से आउटवर्ड जब क्लैडिंग की तरफ चलोगे तो रेडियली डिक्रीज, हर स्टेप पर इस तरह से बनाई जाती है कोर की हर स्टेप पर उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स डिक्रीज करता हुआ चला जाए। ठीक है भाई, तो हम बोलते हैं उसे ग्रेडेड इंडेक्स फाइबर। तो मोस्ट बेनिफिशियल कौन सा है आपका, ग्रेडेड इंडेक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिंगल मोड फाइबर अलाउ सिंगल मोड प्रोपोगेशन, द क्लैडिंग डायमीटर मस्ट बी एट लीस्ट। वो जो सिंगल मोड फाइबर है सिंगल मोड ऑफ प्रोपोगेशन को अलाउ करता है, तो क्लैडिंग की डायमीटर मस्ट बी एट लीस्ट। तो क्लैडिंग की डायमीटर कितनी होनी चाहिए, तो वो होनी चाहिए 10 टाइम्स द कोर डायमीटर। कोर डायमीटर की 10 टाइम्स होनी चाहिए किसकी, क्लैडिंग की डायमीटर। ठीक है भाई, तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन इंड्यूस ए कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एटूनेशन इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है भाई, तो कौन है जो कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ एटूनेशन इन ऑप्टिकल फाइबर को प्रोवाइड कराता है, रेडिएशन एक्सपोजर। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। एटूनेशन है क्या, एटूनेशन है कि सिग्नल जब आपके फाइबर में प्रोपोगेट करते हैं वन प्लेस टू अनदर प्लेस, तो उनमें बहुत सारे लॉसेस होते हैं, पावर में लॉस, एनर्जी में लॉस। इस लॉस को ही हम एटूनेशन बोलते हैं, लॉस इन पावर और एनर्जी व्हेन द सिग्नल इज प्रोपोगेटिंग फ्रॉम वन एंड टू अनदर एंड। जब इस फाइबर में एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक आपका सिग्नल जा रहा है तो उसकी जो लॉस होते हैं पावर और एनर्जी में, उसी को हम बोलते हैं एटूनेशन। एटूनेशन को हम अल्फा से डिनोट करते हैं, इसकी वैल्यू आती है लॉस की -10/L log P आउटपुट अपॉन P इनपुट, यानी कि आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। तो ये हमारा लॉस हो जाता है। तो किसके कारण होता है, रेडिएशन एक्सपोजर के कारण। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच कंपोनेंट प्रोवाइड एडिशनल स्ट्रेंथ एंड प्रिवेंट्स द फाइबर फ्रॉम एनी डैमेज। तो वो कौन सा है, हमने पहले भी आ चुका है क्वेश्चन, बफर कोटिंग। कोटिंग क्या प्रोवाइड करती है हमें, किसी भी डैमेज से, और इसको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करती है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ डिस्पर्सन
phenomena give rise to pulse spreading in single mode fiber. ठीक है, तो वो कौन सा है? इंटरमॉडल डिस्पर्सन. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन है, which kind of dispersion is caused by the difference in the propagation time of light ray that take different path down a fiber. तो वो कौन सा है? मॉडल डिस्पर्सन. मॉडल डिस्पर्सन एक ऐसा डिस्पर्सन है जो डिफरेंट पाथ को फॉलो करते हुए लाइट प्रोपोगेशन में डिफरेंट टाइम पर प्रोपोगेट करती है. ठीक है भाई, तो वो से हम बोलते हैं मॉडल डिस्पर्सन. नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द एक्सेप्टेंस एंगल ऑफ एन ऑप्टिकल फाइबर इज डिफाइंड बेस्ड ऑन ए प्योरली ज्योमेट्रिकल कंसिडरेशन. द एक्सप्रेशन फॉर द एक्सेप्टेंस एंगल. तो एक्सप्रेशन क्या होती है आपकी एक्सेप्टेंस एंगल की? एक्सेप्टेंस एंगल की एक्सप्रेशन होती है साइन थीटा ए इक्वल टू 1/μ0 रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. तो ठीक है, अगर मीडियम जो सराउंडिंग मीडियम में एयर है तो μ0 की वैल्यू हो जाती है 1. तो राइट ऑप्शन इज थीटा ए इक्वल टू साइन इनवर्स रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर, ऑप्शन ए. और अगर मीडियम वो सराउंडिंग नहीं है तो अगर इसमें दूसरा दोनों दे रखे ना ए और सी, अगर मीडियम में सराउंडिंग में एयर नहीं है तो n0 भी आएगा. तो μ0 को इधर ले जाओगे तो कितना हो जाएगा आपका? μ0 साइन थीटा रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. अगर वो n1 n2 लिए तो इसे n0 ले लो आप. ठीक है भाई, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका? n0 को इधर ले जाओगे, सराउंडिंग मीडियम में एयर नहीं है तो n0 साइन थीटा ए इक्वल टू रूट n1 स्क्वायर माइनस n2 स्क्वायर. तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन. तो डी ऑप्शन इज द राइट. बोथ ए एंड सी आर करेक्ट. ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इन एन ऑप्टिकल फाइबर द कॉन्सेप्ट ऑफ न्यूमेरिकल अपर्चर इज एप्लीकेबल इन डिस्क्राइबिंग द एबिलिटी ऑफ. न्यूमेरिकल अपर्चर जो है वो किस चीज की एबिलिटी को डिफाइन करता है? तो लाइट कलेक्शन एबिलिटी, द लाइट कलेक्शन एबिलिटी को वो डिफाइन करता है कि उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, कितनी लाइट गैदरिंग एबिलिटी है, इस फाइबर की कितनी लाइट गैदरिंग एबिलिटी है उसे कौन बताता है? न्यूमेरिकल अपर्चर बताता है. न्यूमेरिकल अपर्चर इज द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ऑप्टिकल फाइबर. ठीक है, तो लाइट कलेक्शन को कौन बताता है? न्यूमेरिकल अपर्चर. न्यूमेरिकल अपर्चर होता क्या है? Na से डिनोट करते हैं. साइन ऑफ एक्सेप्टेंस एंगल को ही हम मैथमेटिकली क्या बोलते हैं? न्यूमेरिकल अपर्चर. वैसे ये इट टेल्स अबाउट द लाइट गैदरिंग एबिलिटी ऑफ ए फाइबर, तो यानी कि लाइट कलेक्शन. राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए. अगर वो बोलता लाइट गैदरिंग एबिलिटी तो ऑप्शन वो भी सही होता. और नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फ्रैक्शनल difference between the core and cladding refractive index of a fiber is 0.135 and numerical aperture is this, then the refractive index of core. तो हमें पता है बच्चों कि डेल्टा के भी एक तो 0.1 और 0.0135 और एक आपका न्यूमेरिकल अपर्चर दिया हुआ है 0.2425. ठीक है भाई, हमें μ1 और μ2 कैलकुलेट करने हैं. हमें पता है न्यूमेरिकल अपर्चर इक्वल टू μ1 रूट 2 डेल्टा. तो यहां से μ1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी? Na अपॉन रूट 2 डेल्टा. Na की वैल्यू कितनी गिवन है? Na की वैल्यू गिवन है 0.2425 अपॉन रूट 2. डेल्टा की वैल्यू कितनी गिवन है? 0.0135 इक्वल टू 1.4756. तो ये हमारी किसकी वैल्यू आ गई? ये वैल्यू आ गई हमारी μ1 की. और क्या गिवन है? और हमको जो क्वेश्चन में गिवन है वो डेल्टा और Na गिवन है. तो हम दोनों से कर सकते हैं. हम चाहें तो जो डेल्टा गिवन है उससे कैलकुलेट कर दें इसे.
ठीक है भाई, या फिर जो Na गिवन है उससे कैलकुलेट कर दें। जो गिवन है वो गिवन है डेल्टा इक्वल टू होता है μ1 माइनस μ2 अपॉन μ1, और डेल्टा की वैल्यू कितनी गिवन है यहाँ पर? डेल्टा की वैल्यू गिवन है 0.0135। तो इसमें हम μ1 की वैल्यू पुट कर देंगे। μ1 की वैल्यू हमने कितनी कैलकुलेट कर ली? 1.476, यहाँ पे 1.476 माइनस μ2 अपॉन 1.476 इक्वल टू 0.0135। तो 1.476 माइनस μ2 इक्वल टू 0.0135 इंटू 1.476। ठीक है भाई, अब जब आप इसे कैलकुलेट करोगे तो μ2 इक्वल टू कितना हो जाएगा आपका? μ2 इक्वल टू हो जाएगा 1.476 माइनस 0. इसकी मल्टीप्लाई कितनी आएगी? 0.020। तो इसको सॉल्व करने के बाद μ2 की वैल्यू मिल जाएगी हमें 1.456। तो राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा हमारा? राइट ऑप्शन इज ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच काइंड ऑफ डिस्पर्सन फिनोमिना गिव्स राइज टू पल्स स्प्रेडिंग इन सिंगल मोड फाइबर। मतलब कि वो कौन सा फिनोमिना है जो हमारा पल्स स्प्रेडिंग को सिंगल मोड फाइबर में देता है। तो वो कौन सा? इंटरमोडल, मटेरियल या ग्रुप वेलोसिटी। तो हमारा कौन सा हो जाता है? ये इंट्रामोडल। ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइबर ऑप्टिकल केबल ऑपरेट एट ए फ्रीक्वेंसी ऑफ। ऑप्टिकल फाइबर किस फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होती है? 800 टेराहर्ट्ज। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन में गिवन है हमारा इनपुट पावर कितना? P इनपुट दिया है क्वेश्चन में 100 मिली वाट। ठीक है भाई, आउटपुट पे जो मिल रहा है P आउटपुट इक्वल टू मिल रहा है हमें 40 मिली वाट। क्लियर है भाई। अब उसने लॉस पूछा है, तो हमें पता है लॉस कितना होता है? अल्फा इक्वल टू -10 अपॉन L लॉग P आउटपुट अपॉन P इनपुट। तो अल्फा इक्वल टू, ये किस में आता है? dB पर किलोमीटर, dB पर किलोमीटर। तो -10 अपॉन L, लेंथ हमें दी नहीं है, लॉग P आउटपुट कितना है आपका? 40, और P इनपुट कितना है आपका? P इनपुट है आपका 100 dB पर किलोमीटर। 0 से 0 कट के भाई। तो जब इसे आप सॉल्व कर लोगे तो अल्फा इक्वल टू मिल जाएगा आपको माइनस का 3.98 अपॉन L dB पर किलोमीटर। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन आंसर कितना आ गया? 3.98 dB पर किलोमीटर। लेकिन उसने किस में ऑप्शन दिया है? dB में दिया है। तो यानी कि जो लेंथ है L, वो क्या हो जाएगी? L की मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी। तो ये कितना हो जाएगा? L इक्वल टू माइनस का 3.98 किलोमीटर खत्म हो जाएगा, किस में आ जाएगा? dB में आ जाएगा हमारा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन बी। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ए कम्युनिकेशन सिस्टम यूज ए 10 किलोमीटर फाइबर। इसमें कितनी लेंथ की फाइबर दी है? L इक्वल टू 10 किलोमीटर। हैविंग ए लॉस कितना हो रहा है इसमें? 2.5 dB पर किलोमीटर। द आउटपुट पावर विल बी इफ द इनपुट पावर इज दिस। तो इनपुट पावर दी है इसने P इन इक्वल टू 500 माइक्रोवाट। तो आउटपुट पावर पूछ रहा है, तो हमें पता है अल्फा इक्वल टू -10 अपॉन L लॉग P आउटपुट अपॉन P इनपुट। अल्फा की वैल्यू कितनी दी है इसने?
2.5 इक्वल टू -10 अपॉन L, लेंथ कितनी दी है इसने 10 किलोमीटर, लॉग P आउटपुट आपको कैलकुलेट करना है, P इनपुट 500 दिया हुआ है, तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो गया, तो लॉग P आउटपुट अपॉन 500 इक्वल टू आ गया आपका माइनस का 2.5। आप इसे कैलकुलेट कर लोगे एंटी लॉग लेके, तो P नॉट की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी 1.58 माइक्रोवाट। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ए स्टेप इंडेक्स fiber has a core refractive index 1.466 and cladive refractive index 1.46। ठीक है भाई, तो यानी कि μ1 जो है, μ1 दिया है इन्होंने कोर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.466 एंड क्लैडिंग रिफ्रैक्टिव इंडेक्स यानी कि μ2 दिया है 1.46। द ऑपरेटिंग वेवलेंथ ऑफ द रे इज 0.85 माइक्रोमीटर। ऑपरेटिंग वेवलेंथ की वैल्यू, लैम्डा की वैल्यू कितनी दी है 0.85 माइक्रोमीटर। देन द नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ मोड्स आर गिवन बाय द कोर हैज ए डायमीटर ऑफ 50 मीटर। तो ए जो कोर की डायमीटर है वो कितनी दी है आपको 50 माइक्रोमीटर। तो क्या क्या कैलकुलेट कराया है इसने कैलकुलेट कराया है नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी एंड नंबर ऑफ मोड्स। ठीक है भाई, तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी की बात करें तो नॉर्मलाइज्ड फ्रीक्वेंसी बी इक्वल टू कितनी होती है आपकी 2 पाई ए अपॉन लैम्डा रूट μ1 स्क्वायर माइनस μ2 स्क्वायर। तो इक्वल टू 2 पाई की वैल्यू 3.14 ए 50 अपॉन लैम्डा 0.85 रूट μ1 स्क्वायर 1.466 का होल स्क्वायर माइनस 1.46 का होल स्क्वायर। ठीक है भाई, तो b इक्वल टू हो जाता है आपका, जब इसे सॉल्व कर लोगे तो ये कितना मिल जाएगा सॉल्व करके 184.7 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ, जब इसका स्क्वायर करोगे तो आपको मिलेगा 2.149 माइनस 2.1317। ठीक है भाई, इसको सॉल्व करने के बाद आपको मिलेगा 184.7 इंटू 0.134 मल्टीप्लाई करोगे तो आपको फ्रीक्वेंसी कितनी मिल जाएगी 24.75। अगर आप देखोगे ऑप्शन में तो लास्ट ऑप्शन में ही आपको फ्रीक्वेंसी मिल रही है 24.75। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, अगर हम नंबर ऑफ मोड की बात करें तो नंबर ऑफ मोड्स इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 24.75 का स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू 306 पॉइंट समथिंग आ जाएगा भाई, 306.28। तो इक्विवेलेंट टू कितना मान लेंगे हम 306। तो ऑप्शन डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द एटोनेशन कोफिशिएंट ऑफ द फाइबर इन dB पर किलोमीटर। एटोनेशन कोफिशिएंट कितना होता है अल्फा इक्वल टू 10 अपॉन एल लॉग P आउटपुट अपॉन P इनपुट। तो ऑप्शन ए लेना, ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, dB पर किलोमीटर, यूनिट क्या होती है इसकी डेसिबल पर किलोमीटर। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द लॉस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। और लॉस कितना हो जाता है, लॉस के लिए क्या लगाते थे हम नेगेटिव -10 अपॉन एल लॉग P आउटपुट अपॉन P इनपुट, बेस 10 है हमारा। तो राइट ऑप्शन इज ऑप्शन सी। ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मटेरियल डिस्पर्सन इन ऑप्टिकल फाइबर इज ड्यू टू। मटेरियल डिस्पर्सन ऑप्टिकल फाइबर में किसके कारण होता है? तो मटेरियल डिस्पर्सन किसके कारण होता है? द वेवलेंथ डिपेंडेंसी ऑफ द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑन द
फाइबर कोर में। जो वेवलेंथ है हमारी सिग्नल की वो किस पे डिपेंड करती है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पे, और किसके, कोर मटेरियल के। तो वेवलेंथ की टर्म में दिया है इसने, वेवलेंथ ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ द फाइबर कोर एंड क्लैडिंग। क्लैडिंग पे डिपेंड नहीं करती, क्लैडिंग मटेरियल पे नहीं, सिर्फ किस पे डिपेंड कर रही है, हमारी कोर पर, क्योंकि सिग्नल किस में प्रोपोगेट करता है, हमारा कोर में प्रोपोगेट करता है। ठीक है, तो वेवलेंथ डिपेंड्स ऑन द रिफ्रैक्टिव, भाई कोर में तो सिग्नल हमारा ट्रेवल करता है, क्लैडिंग का काम तो सिर्फ TIR को फॉलो कराना है। तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेव गाइड डिस्पर्सन इज जनरली, यानी कि वेव गाइड डिस्पर्सन हमारा जनरली किस में होता है, वेव गाइड डिस्पर्सन इज जनरली स्मॉल एज कंपेयर टू मटेरियल डिस्पर्सन। मटेरियल डिस्पर्सन से वेव गाइड डिस्पर्सन हमेशा क्या होगा, छोटा होगा। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द वेव गाइड डिस्पर्सन कैन बी इग्नोर इन, वेव गाइड डिस्पर्सन को हम किस में इग्नोर करते हैं, किसमें इग्नोर करते हैं, मल्टी मोड ऑप्टिकल फाइबर में हम वेव गाइड डिस्पर्सन को इग्नोर करते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इंटरमोडल डिस्पर्सन अकर इन ऑल टाइप्स ऑफ ऑप्टिकल फाइबर ड्यू टू, इंटरमोडल डिस्पर्सन किसके कारण होता है आपका, सभी टाइप के फाइबर्स में किसके कारण होता है, जीरो स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, फाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ, इनफाइनाइट या नन। तो किसके कारण होता है, फाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। जो ऑप्टिकल फाइबर में इंटरमोडल डिस्पर्सन है किसके कारण होता है, फाइनाइट स्पेक्ट्रल लाइन विड्थ के कारण होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, which kind of dispersion phenomena give rise to pulse spreading in single mode fiber। तो कौन सा डिस्पर्सन फिनोमिना देता है सिंगल मोड फाइबर में, इंटरमोडल। ठीक है, ऑप्शन ए इज द राइट ऑप्शन। तो डिस्पर्सन में जहां भी बात होगी तो इंट्रामोडल ही हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मटेरियल डिस्पर्सन कैन बी मिनिमाइज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर, मटेरियल डिस्पर्सन को हम कैसे मिनिमाइज कर सकते हैं ऑप्टिकल फाइबर में, शॉर्टर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, मीडियम वेवलेंथ, नन ऑफ द वेव। तो लॉन्गर वेवलेंथ से हम क्या कर सकते हैं, मटेरियल डिस्पर्सन को मिनिमाइज, कम से कम कर सकते हैं अगर हम लॉन्गर वेवलेंथ के सिग्नल को यूज करें। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मेजर कॉजेज ऑफ द एटूनेशन ऑफ रेडिएशन इन ऑप्टिकल फाइबर। ठीक है भाई, रेडिएशन में जो एटूनेशन होता है उसका मेजर कॉजेज कौन सा है हमारा, तो वो क्या है, स्कैटरिंग है। कौन सी, रेले स्कैटरिंग। रेले स्कैटरिंग इज द मेजर कॉज ऑफ एटूनेशन। ठीक है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, attenuation is in the light signal is due to Rayleigh scattering various। Rayleigh scattering के अकॉर्डिंग हमारा कैसे attenuation कैसे वेरी करता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो लैम्डा की पावर 4। ठीक है भाई, तो क्या हो जाएगा आपका, यहाँ पर इनवर्सली नहीं दिया हुआ, यहाँ पर क्या दिया हुआ, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, तो किसकी पावर हो जाएगा, लैम्डा की पावर -4। ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द डोमिनेंट लॉस मैकेनिज्म इन सिलिका फाइबर आर। सिलिका फाइबर में किसके कारण होती है हमारी, एब्जॉर्प्शन एंड रेले स्कैटरिंग। ठीक है, लॉस जो होता है वो किसके कारण होता है, एब्जॉर्प्शन के कारण एंड रेले स्कैटरिंग के कारण। किसमें, सिलिका फाइबर में। सिलिका फाइबर क्या करता है, कुछ रेडिएशन जब इंसिडेंट करते हैं सिग्नल में प्रोपोगेट करने के लिए तो वो कुछ को क्या कर लेता है, एब्जॉर्ब कर लेता है, कुछ क्या होते हैं, स्कैटर्ड हो जाते हैं रेले स्कैटरिंग से। तो ये दो प्रकार के लॉस हमें सिलिका फाइबर में मिल जाते हैं। तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, रेले स्कैटरिंग इज मोस्ट prominent between the wavelength range 500 nanometer to 500 to 1550 nanometer। ठीक है भाई, तो ऑप्शन बी इज द राइट ऑप्शन।
ठीक है भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वाई आर प्लास्टिक क्लैड सिलिका फाइबर ऑप्टिक्स केबल नॉट यूज्ड वाइडली। प्लास्टिक क्लैड सिलिका फाइबर ऑप्टिक केबल को हम क्यों यूज नहीं करते हैं? द अबव, डी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द लॉस ऑफ ऑप्टिकल पावर एंड डिक्रीज इन सिग्नल स्ट्रेंथ अलोंग ए फाइबर आर ड्यू टू। किसके कारण होता है हमारा? एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय मटेरियल ऑफ ऑप्टिकल फाइबर। सही है, सिग्नल को क्या करता है? मटेरियल एब्जॉर्ब करता है। स्कैटरिंग भी होती है इम्प्योरिटीज के कारण, स्कैटरिंग बाय एटॉमिक डिफेक्ट के कारण भी होती है। तो ऑल ऑफ द अबव, डी इज द राइट ऑप्शन। सारे के सारे फिनोमिना हमारे जो स्ट्रेंथ है उसे डिक्रीज करने में काम आते हैं। ठीक है भाई, जो लॉस होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज नॉट ए पॉसिबल कॉज ऑफ ऑप्टिकल फाइबर लॉस। कौन सा ऐसा कॉज नहीं है जिसके कारण ऑप्टिकल फाइबर लॉस होता है? इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी के कारण लॉस होता है। ग्लास एट्यूनेशन, ग्लास एट्यूनेशन के कारण होता है। स्टेपिड इंडेक्स और ये ऑपरेशन। स्टेपिड इंडेक्स से हमारा कोई भी लॉस नहीं होता, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। माइक्रो बैंडिंग, इसके कारण भी लॉस होता है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which among the following is are responsible for generating attenuation in an optical fiber in fiber। तो कौन कौन से फॉलोइंग रेस्पॉन्सिबिलिटी हैं जो रेस्पॉन्सिबल हैं एटूनेशन के लिए, लॉस के लिए इन ऑप्टिकल फाइबर? एब्जॉर्प्शन के कारण होती है, स्कैटरिंग के कारण भी होती है, आपकी वेव गाइड इफेक्ट के कारण भी होती है। ठीक है भाई, इसका मतलब क्या हो गया? ऑल ऑफ अबव, डी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ लाइट एटूनेशन इन फाइबर ऑप्टिक्स एक्सेप्ट। तो इनमें से किसे छोड़कर लाइट एटूनेशन के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल नहीं है? तो हमें पता है सारे के सारे रेस्पॉन्सिबल हैं, सिर्फ और सिर्फ किसको छोड़कर? रिफ्रैक्शन को छोड़कर। रिफ्रैक्शन लाइट एटूनेशन लॉस के लिए रेस्पॉन्सिबल नहीं है, तो ऑप्शन सी इज द राइट ऑप्शन। ठीक है भाई, ये आपके 50 क्वेश्चन थे। वीडियो ऑलरेडी काफी बड़ी बन गई है, तो रिमेनिंग क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।